Welcome students. This is unit 1 and part is translation and history of translation. This presentation is made by me, Dr. Sumit Kumari Daya, Assistant Professor in English, Shri Alan Hindu College, Rohtak. So let us start. The need of translation became greater with the development of religious texts and spiritual theories. As religion developed, the desire to spread the word and encourage faith means that religious texts needed to be available in multiple languages. कब आवश्यकता पड़ी अनुवाद की? यह जब पड़ी जब लोगों को धार्मिक ग्रंथों को और जितनी भी स्पिरिचुअल थ्योरीज थी उनको आगे बढ़ाने का मन बना, उनका विश्वास जागृत हुआ कि यह तो बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल होना ही चाहिए. The history of translation has been a topic that has long been debated by scholars and historians, though it is widely accepted that translation predates the Bible. The Bible tells of different languages as well as giving insight to the interaction of speakers from different areas. The need for translation has been apparent since the earliest days of human interaction, whether it be for emotional, trade or survival purposes. जो ट्रांसलेशन का इतिहास है यह एक बहुत टॉपिक रहा है, लोगों के लिए बहस का विषय रहा है, हिस्टोरियंस के लिए, स्कॉलर्स के लिए. लेकिन यह भी मान लिया गया है कि बाइबल के आने से पहले ही ट्रांसलेशन जो है वो शुरू हो चुकी थी. बाइबल बताती है कि यह डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है छापी गई और लोग जो है इससे पहले भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते थे. तो यह हम कह सकते हैं कि जो सर्वाइवल है ट्रांसलेशन का वह बाइबल के एग्जिस्टेंस से पहले से ही है, जो कि हम बहुत बहस का विषय मानते हैं हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स. It is known that translation was carried out as early as the Mesopotamian era when the Sumerian poem Gilgamesh was translated into Asian languages. ऐसा माना जाता है कि जो ट्रांसलेशन है वो बहुत पहले मेसोपोटामियन एरा में, मेसोपोटामियन युग में आ गई थी, जब सुमेरियन पोएम गिगलामेश को ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी एशियन लैंग्वेजेस में. और यह जो है सेकेंड मिलेनियम बीसी की बात हम करते हैं. दूसरी एंशियंट ट्रांसलेटेड वर्क्स जो थे वो थे बुद्धिस्ट संतों द्वारा इंडियन डॉक्यूमेंट्स को चाइनीज़ में उन्होंने अनुवाद किया. फिर आता है द वर्ड ट्रांसलेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन टर्म विच मीन्स टू ब्रिंग और कैरी अक्रॉस. जो शब्द ट्रांसलेशन है वह लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है कि किसी चीज़ को आगे लेके जाना. अनदर रेलिवेंट टर्म कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड ऑफ मेटाफ्रेसिस विच मीन्स टू स्पीक अक्रॉस, कि आगे उस बात को और बताना. एंड फ्रॉम दिस द टर्म मेटाफ्रेज वाज बोर्न विच मीन्स अ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, जिसका मतलब था कि एक शब्द से दूसरे शब्द में उसका अनुवाद करना. वन ऑफ द फर्स्ट ट्रांसलेटेड रिलीजियस टेक्स्ट्स इज नोन टू हैव बीन दैट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट which was translated into Greek in the 3rd century BC. This translation refers to the Septuagint, which was a translation of the Hebrew Bible into Greek, with Septuagint coming from the Latin word Septuaginta, which means 70. ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहला ट्रांसलेटेड जो धार्मिक ग्रंथ था वो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल से लिया गया था और जिसको ग्रीक भाषा में कन्वर्ट किया गया था. और यह ट्रांसलेशन जो है वो सेप्टुअजिंट से ली गई मानी जाती है. और ये हेब्रू बाइबल से ली गई थी जिसको ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया था. और सेप्टुअजिंट का मतलब होता है 70, मतलब कि 70. इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहली जो ट्रांसलेटेड रिलीजियस बुक थी वह सेप्टुअजिंट थी, जो कि ग्रीक से लैटिन में कन्वर्ट की गई थी. The need for translation became greater with the development of religious texts and spiritual theories. As religion developed, the desire to spread the word and encourage faith means that religious texts needed to be available in multiple languages. जैसा कि हम जानते हैं कि हर देश में वहाँ का धर्म बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो लोगों का जो विश्वास होता है वह भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. जैसे जैसे किसी उनके धार्मिक ग्रंथ की ट्रांसलेशंस बढ़ती हैं तो लोगों की डिमांड भी होती है कि उनका ग्रंथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिल जाए. Greek texts were also translated by Roman poets and were adapted
to create developed literary works for entertainment. It is known that translation services were utilized in Rome by Cicero and Horace, and that these uses were continued through the 17th century, where newer practices were developed. ग्रीक के जो टेक्स्ट थे वो भी ट्रांसलेट कर दिए गए रोमन पोइट्स के द्वारा, और जो है वो लिटरेरी वर्क्स के लिए लोगों द्वारा लिए जाने लगे एंटरटेनमेंट के लिए। और यह भी माना जाता है कि ट्रांसलेशन सर्विस जो है वो रोम में सिसेरो और होरेस के द्वारा जो है वो बढ़ाई गई लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास, और नई नई तरीके की खोजबीन उसके साथ जारी रखी गई होरेस और सिसेरो के द्वारा। फेमस ट्रांसलेटर्स इंक्लूड चाइनीज़ monk Xuanzang, who in 645 AD was credited with having translated 74 volumes on Indian Buddhist scripts into Chinese. फेमस ट्रांसलेटर्स में नाम आता है चाइनीज़ संत ज़ुआनज़ैंग का, जो कि 645 AD में उन्होंने 74 वॉल्यूम थे जो इंडियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स की, जिसको चाइनीज़ में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। Constant Garnett was a British translator who translated Russian classics including Tolstoy, Chekhov, Turgenev and Gogol into English towards the end of the 19th century. Constant Garnett जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेटर थे, ब्रिटिश ट्रांसलेटर थे, जिन्होंने रशियन क्लासिक्स को जो है, जिसमें कि टोल्स्टॉय का लिखा हुआ, चेकोव का, टुर्गेनेव और गोगोल का लिखा हुआ था, उसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते। तो ये हमारे फेमस ट्रांसलेटर्स हैं। बहुत से ट्रांसलेटर्स ऐसे भी हैं जिनका हमें आज तक नाम भी नहीं पता है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेटर्स हैव ऑफन बीन हिडन कैरेक्टर्स, अननेम्ड पीपल who have paved the way for some of the greatest contributions to the dissemination of ideas, knowledge and theories throughout the ages. In some cases, working as a translator was incredibly dangerous and some even lost their lives because of their work. ट्रांसलेटर्स जो हैं वो कई बार हिडन कैरेक्टर भी रहे हैं, छुपे हुए कैरेक्टर्स, अननेम्ड पीपल जिनका हमें आज तक नाम भी नहीं पता है, और जबकि उनका नाम नहीं हमें पता फिर भी उन्होंने बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन जो है दे दिया था ट्रांसलेशन वर्क की तरफ, और उन्होंने कई चीज़ों का, ऐसी चीज़ों का ट्रांसलेशन कर दिया कि जो लोग नहीं चाहते थे कि इसका अनुवाद किया जाए, तो इस वजह से उनका जो जीवन था वो खतरे में पड़ गया था। कुछ लोगों को तो मार भी दिया गया था, जिसमें this included famous translators such as William Tyndale, who was executed in Holland in 1536 because he worked on translating the Bible into English. इसमें जो है हमारे फेमस ट्रांसलेटर रहे हैं विलियम टिंडेल, जिनको मार दिया गया था हॉलैंड में 1536 में, क्योंकि उन्होंने जो है बाइबल को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो लोग नहीं चाहते थे कि बाइबल का ट्रांसलेशन, अनुवाद जो है वो अंग्रेजी में किया जाए। बहुत कट्टरवादिता हर धर्म में होती है, तो बहुत से लोग बहुत तरीके की चीज़ें नहीं चाहते हैं अपने धर्म के अंदर। Religion played such a critical role in translation development that the church even named Saint Jerome as the patron saint of translation. Saint Jerome created a Latin Bible in 4th century AD. This Bible became the predominant text used by the Roman Catholic Church. धर्म जो है वो एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है हर क्षेत्र में। हर देश का अपना धर्म एक अलग ही रोल जो है वो करता है, तो यहाँ पर भी चर्च का बहुत बड़ा रोल था। तो इसीलिए जो है चर्च ने सेंट जीरोम का जो है योगदान देखते हुए ट्रांसलेशन में, उनको जो है सेंट जीरोम को एक तरीके से पैटर्न ऑफ ट्रांसलेशन कह दिया था, मतलब कि उनको ही फादर ऑफ ट्रांसलेशन आज के दिन भी माना जाता है। सेंट जीरोम क्रिएटेड अ लैटिन बाइबल इन 4th century AD. सेंट जीरोम ने जो है लैटिन बाइबल चौथी शताब्दी में बना दी थी। दिस बाइबल बिकेम द प्रीडोमिनेंट टेक्स्ट यूज्ड बाय द रोमन कैथोलिक चर्च। यही जो है रोमन कैथोलिक चर्च इसी बाइबल को फॉलो करता है। Constant Garnett was a British translator who translated Russian classics include Tolstoy, Chekhov, Turgenev and Gogol into English towards the end of the 19th century. अब ब्रिटिश अगर ट्रांसलेटर्स में हम बात करते हैं जो कि इंग्लिश में जिन्होंने बहुत सारे रशियन कामों को जो है ट्रांसलेट किया था, तो उसमें नाम आता है कॉन्स्टेंस गार्नेट का, जिन्होंने बहुत ही फेमस रशियन क्लासिक्स जो कि टोल्स्टॉय, चेकोव, टर्गेनेव और गोगोल के द्वारा लिखे गए थे, उनको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया था 19वीं शताब्दी के अंत में। Since the 18th century, businesses have benefited from formalized translation services
But the dawn of modern practice came with the widespread introduction of the internet. हाँ, 18वीं शताब्दी तक जितने भी व्यापारी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया फॉर्मलाइज ट्रांसलेशन को, क्योंकि व्यापारियों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी ट्रांसलेशन की। लेकिन जैसे जैसे उदय हुआ मॉडर्न प्रैक्टिसेस का, जैसे कि कंप्यूटर आया, प्रिंटिंग प्रेस आई, और कंप्यूटर के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद तो ट्रांसलेशन का बहुत ही ज़्यादा जो है विस्तार हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बिज़नेस के पीपल ने शुरुआत की थी कि जो है ट्रांसलेशन शुरू हो जाए, जो कि मशीनी युग के साथ कंप्यूटर के आने के बाद और इंटरनेट के आने के बाद बहुत ही उसका विस्तार हो गया। Gregory Rabassa was an American literary translator who translated numerous Latin documents into English throughout the 20th century. ग्रिगरी रबासा जो है वो अमेरिकन लिटरेरी ट्रांसलेटर हैं, जो कि साहित्य को ट्रांसलेट करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे लैटिन डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश भाषा में पूरी की पूरी 20वीं शताब्दी के दौरान ट्रांसलेट किया। यह उनका बहुत ही अहम योगदान है अमेरिकन लिटरेरी ट्रांसलेटर ग्रिगोरी रबासा का। हु इज़ द फादर ऑफ ट्रांसलेशन? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। सेंट जिरोमे इज़ द फादर ऑफ ट्रांसलेशन। जिरोमे, लैटिन इन फुल, यूसेबियस हाइरोनिमस, सुडोनिम सोफ्रोनियस, बोर्न सेंचुरी 347, स्ट्रीडन, डलमेशिया, died 419 or 420, Bethlehem, Palestine, feast day September 30, biblical translator and monastic leader, traditionally regarded as the most learned of the Latin fathers। 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे भी मनाया जाता है। The word translation comes from a Latin term which means to bring or carry across. Another relevant term comes from the ancient Greek word of metaphrasis, which means to speak across, and from this the term metaphrase was born, which means a word for word translation. These terms have been at the heart of theories relating to translation throughout history and have given insight into when and where translation have been used throughout the ages। तो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है, मेटाफ्रेज है, लैटिन से ये लिया गया है, और इन्हीं से हमें पता चलता है कि पूरी की पूरी हिस्ट्री के दौरान किस तरीके से ट्रांसलेशन जो है विभिन्न युगों के लोगों के द्वारा यूज़ की गई थी। Greek texts were also translated by Roman poets and were adapted to create developed literary works for entertainment. It is known that translation services were utilized in Rome by Cicero and Horace, and that these uses were continued through the 17th century where newer practices were developed। Greek texts को रोमन poets के द्वारा जो है वो अडेप्ट कर लिया गया था और उसको एंटरटेनमेंट और लिटरेरी वर्क लिखने के लिए उसको काम में लाया गया। सिसेरो और होरेस जो रोम के बहुत जानी मानी हस्ती हैं, उनके कामों को जो है ट्रांसलेट किया गया 17वीं शताब्दी के दौरान। It is known that translation was carried out as early as the Mesopotamian era when the Sumerian poem Gilgamesh was translated into Asian languages. This dates back to around the 2nd millennium BC। Other ancient translated works include those carried out by the Buddhist monks who translated Indian documents into Chinese। जब मेसोपोटामियन एरा के दौरान सुमेरियन पोएम गिगलामेश को एशियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, तो उससे क्या हुआ, ट्रांसलेशन का जो रोल था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। एशियन लैंग्वेजेस बहुत ही सारी हैं, एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उन लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया, और यह लगभग 2nd मिलेनियम BC के आसपास की बात है। दूसरे एंशिएंट ट्रांसलेटेड वर्क्स भी थे जो कि बुद्धिस्ट संतों द्वारा क्या किया गया कि इंडियन डॉक्यूमेंट्स को चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट किया गया। उससे भी जो है भारत की संस्कृति का, भारत की लैंग्वेजेस का आदान प्रदान चाइना के साथ हुआ, और इससे धीरे धीरे जो है वही ट्रांसलेटेड वर्क दूसरी कंट्रीज़ में भी जाने लगा, और वही ट्रांसलेटेड वर्क जो है दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट होने लगा। तो लोगों की रुचि भारतीय संस्कृति की तरफ, भारतीय भाषाओं की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, और इसका विस्तार जो है और भी ज़्यादा होने लग गया। रिलीजियस ट्रांसलेशन एंड टेक्स्ट्स। The need for translation became greater with the development of religious texts and spiritual theories. As religion developed, the desire to spread the word and encourage faith means that religious texts needed to be available in multiple languages। Again we are saying
कि ट्रांसलेशन की जो आवश्यकता थी वो फिर से वो क्यों बढ़ गई, क्योंकि लोगों का जो धार्मिक रुचि थी और जो अध्यात्म की तरफ लोगों का जो बहुत रुझान था, तो लोग चाहते थे कि उनका जो विश्वास है वो और भी मजबूत हो जाए। जो उनके धार्मिक ग्रंथ हैं वो विभिन्न भाषाओं में अगर अवेलेबल होंगे तो लोग उनके धर्म के प्रति जागरूक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके धर्म की तरफ आएंगे। इस तरीके से रिलीजन ने ट्रांसलेशन के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। It is argued that the knowledge and findings of Greek academics was developed and understood so widely thanks to the translation work of Arabic scholars। इस पे भी बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है कि जो ग्रीक अकेडमिशियंस थे उन्होंने जो भी कुछ सीखा वो अरेबियन स्कॉलर्स के ट्रांसलेटेड वर्क्स से लिया है। When the Greeks were conquered, their works were taken in by Arabic scholars who translated them and created their own versions of the scientific entertainment and philosophical understandings। अरेबिक स्कॉलर्स के काम से ग्रीक्स ने जो है, जब ग्रीक्स को जीत लिया गया था तो अरेबिक स्कॉलर्स ने उनका काम ले लिया था और उन्होंने क्या किया कि ग्रीक का सारा काम अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया, जैसे कि साइंटिफिक एंटरटेनमेंट और फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग्स जितनी भी थी वो अरेबिक भाषा में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया। दीज अरेबिक वर्जन्स वर लेटर ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन ड्यूरिंग द मिडल एजेस। इस अरेबिक काम को ही आगे फिर लैटिन भाषा में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया मोस्टली थ्रू आउट स्पेन। फिर स्पेन के थ्रू जो है ये ट्रांसलेशन का काम चलता गया और फिर ये रेनेसां अकेडमिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। The need for translation became greater with the development of religious texts and spiritual theories. As religion developed, the desire to spread the word and encourage faith means the religious texts needed to be available in multiple languages. One of the first translated religious texts is known to have been that of Old Testament, which was translated into Greek in the 3rd century BC. This translation refers to the Septuagint, which was translation of the Hebrew Bible into Greek, with Septuagint coming from the Latin word Septuaginta, which means 70. This text is therefore often referred to the Greek Old Testament without the use of our modern practices and tools. This translation was carried out by no less than 70 scholars who painstakingly converted the text into Greek, and this became the basis for future translation of the Bible in multiple languages। धर्म के विस्तार के साथ ही जब ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का बनाया गया तो 70 स्कॉलर्स ने लगातार जो है उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। Religion played such a critical role in translation development that the church even names Saint Jerome as the patron saint of translation। Saint Jerome created a Latin Bible in 4th century AD। This Bible became the predominant text used by the Roman Catholic Church। This is very important, that's why I am repeating it again। Religion का बहुत crucial role रहा है। सेंट जेरोम को पैट्रन सेंट माना जाता है ट्रांसलेशन का, और 30 सितंबर को उनका फीस्ट डे होता है जिसको इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे भी मनाया जाता है। फॉलोइंग ऑन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द इकोनॉमी डेवलप्ड रैपिडली and evolved into a machine with the potential for global success। New machinery allowed for swifter production of texts and business related materials, and this means that more time could be invested in evolving a company and translating material to enter foreign markets। Since the 18th century, businesses have benefited from formalized translation services, but the dawn of modern practice came with the widespread introduction of the internet। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आने के बाद जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी और वहाँ से क्या हुआ, मशीनरी का डेवलपमेंट होने लगा। मशीन युग आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आई, उसके बाद फिर जो है कंप्यूटर्स आए, फिर इंटरनेट आया। इससे क्या हुआ कि जो भी किताबें थी वो बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने लगी। जैसा कि आपको पता है इंटरनेट के विस्तार से हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही मिल जाती हैं। आज हम ऑनलाइन क्लास भी लगा रहे हैं तो वो भी इंटरनेट की मदद से ही है, मशीनरी की वजह से ही है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने ऐसे टेक्स्ट जो है वो बहुत इजीली उनके लिए अवेलेबल हो गए कि वो लोग जो है इंटरनेट के वाइड स्प्रेड से ट्रांसलेटेड वर्क बहुत जल्दी ही प्राप्त करने लगे और ट्रांसलेशन सर्विसेज में इससे बहुत बेनिफिट हुआ। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ट्रांसलेशन एंडेड अप वेयर इट इज़?
or where it is going? Well, there was a time when written languages did not exist, so there was no need for translation. क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि कहाँ से शुरू हुई थी ट्रांसलेशन, और ये कहाँ पर है आज, और ये कहाँ जा रही है? तो ऐसा भी समय था जब लैंग्वेज को लिखा नहीं जाता था तो भी ट्रांसलेशन एग्जिस्ट करती थी। तो क्या तब भी वहाँ पर जबकि ट्रांसलेशन की आवश्यकता थी या नहीं थी? तो ट्रांसलेशन की आवश्यकता हमेशा से ही रही है। In the Eastern world, translation dates back to over 1,000 years BC. Zia Gongyan is credited with a famous quote during the Zhou dynasty. Translation is to replace one written language with another without changing the meaning. ईस्टर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसलेशन जो है वो हज़ारों साल पहले की बात है। जिया गोंगयान जो थे उनको क्रेडिट जाता है, और उन्होंने एक फ़ेमस कोट भी की थी झोउ डायनेस्टी के दौरान। उन्होंने कहा था कि ट्रांसलेशन जो है वो एक रिटन लैंग्वेज में लिखा हुआ एक ऐसा दस्तावेज है जो कि दूसरी भाषा में अगर उसको हम अनुवाद करते हैं तो उसका मीनिंग, उसका अर्थ जो है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ईस्टर्न वर्ल्ड ट्रांसलेशन का क्रेडिट जिया गोंगयान को जाता है, जो कि हज़ारों शताब्दियों पहले की बात है। Translation centers were soon developed in the main cities of the region. Many monasteries were framed for the quality of their translations. In fact, Saint Jerome is revered for single-handedly translating the entire Bible into Latin. In the Western world, translation became a highly coveted skill during the times of the Romans and ग्रीक्स। ट्रांसलेशन सेंटर जो है वो डेवलप हो गए थे सेंट जीरोमे के समय में। बहुत सारे जो मोनेस्ट्रीज़ थी उनकी बहुत प्रसिद्धि फैल गई थी कि ये बहुत अच्छे क्वालिटी का जो है अनुवाद करके देते हैं। वास्तव में सेंट जीरोम जो थे उनको ही सिंगल हैंडेडली पूरी की पूरी बाइबल को लैटिन में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का जो क्रेडिट जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसलेशन को बहुत ही स्किल का काम माना जाने लगा। जब रोमन्स और ग्रीक्स का समय था तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनुवाद की प्रक्रिया है उसको प्राचीन समय से ही बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, और आज के समय में भी इसकी महत्वता को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है। अपितु हम ये कहेंगे कि जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद की प्रक्रिया है, उसकी इम्पोर्टेंस आज के युग में और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और प्राचीन समय में भी इसकी जो महत्ता थी वो बिल्कुल भी कम नहीं थी। क्योंकि ये हमें पता चलता है कि जब ट्रांसलेशन सेंटर्स डेवलप हुए थे तो मेन सिटीज़ में, मेन क्षेत्रों में वो बहुत ही फेमस हो जाते थे, जो बहुत अच्छा कार्य करके देते थे। तो सेंट जीरोम को भी इसीलिए जो है बार बार में हम याद करते हैं, क्योंकि वो फादर ऑफ ट्रांसलेशन है, और 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। इट इज़ थॉट दैट traders were the main impetus for effective translation, as agreements needed to be drawn up between nations and nationalities. Through the years, the purpose of translation shifted from simply legal and financial matters to those of culture, art and religion. ऐसा माना जाता है कि जो व्यापारी थे उन्होंने ही मेन जो है इसकी नींव रखी ट्रांसलेशन की, क्योंकि एग्रीमेंट्स जब करे जाते थे, समझौते किए जाते थे, तो वहाँ पर नेशंस और नेशनलिटीज़ के बीच में किए जाते थे, तो वहाँ की सभ्यता की, वहाँ की भाषा की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो वहाँ पर ट्रांसलेटर्स का, अनुवादकों का जो रोल है वो बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा धर्म के बाद व्यापारियों ने ट्रांसलेशन के कार्य को गति दी। Through the years, the purpose of translation shifted from simply legal and financial matters to those of culture, art and religion. जैसे जैसे साल बढ़ते चले गए, जो ट्रांसलेशन का एक उद्देश्य था कि सिर्फ धर्म और बिज़नेस को ना लेके वो धीरे धीरे सिर्फ लीगल मैटर्स को ना लेकर, कानूनी दाव पेच को ना लेकर, फाइनेंस से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित और पैसों से संबंधित ना होकर, ट्रांसलेशन का जो रोल था वो कल्चर, सभ्यता, आर्ट और रिलीजन की तरफ भी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ा। इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन की मदद से लोगों ने हर क्षेत्र में दूसरे देशों की जानकारी प्राप्त करना शुरू की, और वहाँ से बहुत कुछ सीखना भी शुरू कर दिया। 1500 years later, the Buddhist teachings from India were translated into Chinese. This was one of the first known uses of localization, as the Chinese translators changed the Indian ideals of Buddhism into features of the Chinese culture which would resonate with the target audience. 1500 years के बाद
जब बुद्धिस्ट टीचिंग्स इंडिया से चाइना में ट्रांसलेट की गई, उसके 1500 साल के बाद एक सबसे पहला लोकलाइजेशन का जो यही एग्ज़ाम्पल था कि चाइनीज़ ट्रांसलेटर्स जो थे उन्होंने इंडियन आइडियल्स को, भारतीय आदर्शों को बुद्धिज़्म के, उनको अपनी चाइनीज़ भाषा में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इन द ईस्टर्न वर्ल्ड ट्रांसलेशन डेट्स बैक टू ओवर 1000 years BC. Zia Gongyan is credited with a famous quote during the Zhou dynasty: "Translation is to replace one written language with another without changing the meaning for mutual understanding." This shows that even 3000 years ago, there was a need for and an understanding of the importance of effective translation principles. जो डायनेस्टी के दौरान जिया गोंगयान ने जब यह बोला कि ट्रांसलेशन को दूसरी भाषा में जब हम बंद करते हैं तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, तो हमें यह पता चलता है कि 3000 साल पहले भी इसकी प्रिंसिपल्स और इफ़ेक्टिवनेस का लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। द एडवेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एडिड टू द कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रांसलेशंस. Documents only had to be translated one time, typeset, and then run over and over again. Granted, if there was an error in the translation, there was no fast way to make corrections. Many times, translations of one document were used as the foundation for translation into another language. If an errant translation were used, the effects compounded with each additional translation. जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई, किताबें छपने लगी, तो ट्रांसलेशन के काम में भी जो है कंसिस्टेंसी आ गई, डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेट हो जाते थे। लेकिन एक गलती यहाँ पर थी कि अगर गलत हो जाता तो वो ऐसे ही चलता रहता था, क्योंकि करेक्शंस का जो वो टाइम था वो बहुत ही लोगों के पास मुश्किल से ही हो पाता था। While much of the focus of translation was mostly associated with religion, at the run of the 20th century, Yan Fan opened the Chinese world to Western thought, culture, economics and technology. ट्रांसलेशन का हमने शुरू से ही देखा कि रिलीजन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है ट्रांसलेशन में, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यान फान ने क्या किया, चाइनीज़ वर्ल्ड को वेस्टर्न थॉट्स के लिए ओपन कर दिया, कल्चर को, इकोनॉमिक्स को, टेक्नोलॉजी को। Prior to Yan Fan, most Chinese translations were done. Nearly instantaneous translations can now take place into hundreds of languages through two opposing algorithms: statistical machine translation and rule-based translators. तो आज के दिन स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन और रूल बेस्ड ट्रांसलेशन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा ट्रांसलेशन जल्दी ही की जा सकती है। Even the most advanced computers can still not compare to a human translation, but what computers have been able to do is ensure the consistency of translations through cross-checking software. Humans को replace नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर, लेकिन फिर भी consistency जो है वो क्रॉस चेकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रांसलेशन में जो है कंप्यूटर की वजह से आ गई है। The two main limitations of translation up until the late 20th century were limited direct language pairs, with many translations going through pivot languages, and the lack of consistency among translators. In the late 20th century, computers changed the field forever. दो मेन लिमिटेशन ट्रांसलेशन की 20वीं शताब्दी तक यही रही कि डायरेक्ट लैंग्वेज पेयर्स जो हैं, पीवट लैंग्वेज जो चूल की जो भाषा है, मूल में जो भाषा है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद कंप्यूटर्स ने इसको भी बदल दिया। Software has also been able to speed the translation process through the use of translation memory and specialized glossaries. Softwares जो आ गए हैं विभिन्न प्रकार के, उससे ट्रांसलेशन प्रोसेस की स्पीड बढ़ गई है, ट्रांसलेशन मेमोरी भी बढ़ गई है, क्योंकि ग्लॉसरीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। दिस ग्लॉसरी होती है जिसमें बहुत सारे शब्दों का अर्थ होता है। दिस अलाउज ट्रस्टेड ट्रांसलेशंस टू बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एंड यूज्ड अंडर द एक्सपर्ट ट्रांसलेटर। एक्सपर्ट ट्रांसलेटर जो है उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए। Most translation companies offer some sort of instant translation service, and Google Translate is available for free on the internet. बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो कि एकदम से ट्रांसलेशन करने की सर्विस प्रोवाइड करती है, और गूगल ट्रांसलेट जो है वो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर। दीज ट्रांसलेटर्स डू नॉट प्रोवाइड रिलायबल ट्रांसलेशंस, बट दे डू शो द ट्रेमेंडस एडवांसेस मेड इन द फील्ड। हालांकि बहुत रिलायबल ट्रांसलेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अहम योगदान है इसका ट्रांसलेशन के क्षेत्र में। रूल बेस्ड ट्रांसलेशंस यूज ग्रामर रूल्स and word for word lexeme swaps to translate from one language to another.
रूल बेस्ड ट्रांसलेशन जो होती है वो व्याकरण संबंधित रूल्स को फॉलो करती है और उनको फिर ट्रांसलेट करती है एक भाषा से दूसरी भाषा में। स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम जो है वो क्या करता है, वो डाटा जो कलेक्ट हो चुका होता है, पहले प्रीवियसली यूज्ड वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको ट्रांसलेशन में लेके आता है और उसी से ही जो ट्रांसलेशन, अब इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम जो है वो ट्रांसलेशन को करता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हमारे काम का रूल बेस्ड ट्रांसलेशन रहता है या स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम रहता है। ये ट्रांसलेटर के ऊपर है कि वो कौन सा इसमें इस्तेमाल करना चाहता है, कौन सा उसके लिए बेनिफिशियल है। Software has also been able to speed the translation process through the use of translation memory and specialized glossaries. This allows trusted translations to be stored in a database and used under the eye of an expert translator. The process is not instantaneous, but it does speed the translation process and improves the reliability of translated text throughout a document or series of documents. यह प्रोसेस जो है इससे क्या है कि स्पीड बढ़ जाती है ट्रांसलेशन प्रोसेस की, और इससे क्या है कि रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव हो गई है ट्रांसलेटेड टेक्स्ट की, और जो सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आप रीचेक करके एक्सपर्ट ट्रांसलेटर की हेल्प से जो है वो ट्रांसलेशन मेमोरी की मदद से ट्रांसलेशन का प्रोसेस आज के दिन सॉफ्टवेयर ने हमारा काफ़ी आसान कर दिया है, क्योंकि बहुत तरीके की ट्रांसलेशन मेमोरी, स्पेशलाइज्ड ग्लोसरीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें यही करना होगा कि जो ट्रांसलेटर्स हैं उनकी मदद से हम इसको करें। Most translation companies offer some sort of instant translation service, and Google Translate is available for free on the internet. This is I am repeating once again कि बहुत सारी ट्रांसलेशन कंपनीज़ हैं, उन्होंने इस तरीके के ट्रांसलेशन सर्विस जो है वो हमें दे दी है कि एकदम से हम ट्रांसलेशन करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की या जो भी हमने करवाना है। गूगल ट्रांसलेट फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर ट्रांसलेशन करने के लिए। ये ट्रांसलेटर्स जो हैं वो कई बार रिलायबल ट्रांसलेशन नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी मदद से हम रिलायबल ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उससे हमारा समय जो है वो बच जाता है। तो ये हमारी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। लेट अस टेक द प्रॉब्लम्स।